सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का GHPH क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार कीजिए मोहम्मद इश्तियाक आलम का। आज हम लोग इस क्लास में महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि और गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। ये वो क्लास होगी जिसमें आप तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल आते हैं, निश्चित रूप से तमाम सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी का पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इसके पिता का नाम जो है करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, और माता का नाम जो है पुतली बाई। माता का नाम क्या है? पुतली बाई। उनकी पत्नी की जो नाम है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। अब देखिए यहां से आप अगर देखें फैक्चुअल क्वेश्चन में, तो एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यहां से आपको सवाल ये आ सकता है कि गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक, गांधी के पिता के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड देखते हैं। गांधी की जो पढ़ाई है, आदरणीय महात्मा गांधी जी की पढ़ाई जो है वो शुरुआती पढ़ाई जो है प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से ही हुआ। जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति का शुरुआती पढ़ाई अक्सर और बेहतर उसके अपने राज्य से ही होता है। प्रारंभिक शिक्षा अर्थात वो 10th वगैरह राजकोट से ही की, राजकोट गुजरात से। उसके बाद 1889 से 91 के दौरान उन्हें बैरिस्ट्री लंदन से बैरिस्ट्री का डिग्री हासिल किया। 1889 से 91 के बीच में इन्होंने जो है बैरिस्ट्री लंदन से हासिल किया। उसके बाद वो 1991 में फिर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद एक मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में, जो कि गुजरात के ही एक व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, व्यापारी का नाम क्या था? दादा अब्दुल्ला, एक मुस्लिम व्यापारी। इसके मामले को लेकर के गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ 1893 में। कब? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का एक मैटर को लेकर के। तो उसी दौरान गांधी जी के साथ एक घटना घटित हुआ कि गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के जा रहे थे। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर थे। लेकिन ट्रेन में एक अद्भुत घटना उनके साथ, ऐसी घटना घटी जिसके बारे में गांधी क्या कोई सोचा भी नहीं होगा कभी इस तरह का, कि जब वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के अपने सीट पर बैठे हुए थे, तो उसी दौरान एक अंग्रेज आए, एक गोरे आए और गांधी जी को उस सीट को खाली करने को कहा। गांधी ने जब कहा कि भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो गांधी से उन्होंने जबरन खाली करवाना चाहा और अंततः मेरिट्सबर्ग नाम का एक स्टेशन आया। एक स्टेशन मेरिट्सबर्ग नाम का स्टेशन है, यहाँ पे गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया। तो गांधी जी सोचने लगे कि भाई आखिर क्या माजरा है, क्यों मुझे उतारा गया। तब उन्हें जाकर के यह बात समझ में आया कि श्वेत और अश्वेत यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। काला और गोरा, चमड़ी के आधार पर लोगों को ट्रीट किया जा रहा था। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया। अभी हम लोग जितना देख रहे हैं ये बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या क्या चीज की, ये चीज ही देख रहे हैं हम लोग। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की गांधी जी। उसके बाद 1903 में क्या हुआ कि द इंडियन ओपिनियन अखबार एक निकाला गांधी जी। अफ्रीका में रहते हुए इस अखबार को निकाला था गांधी जी ने। उसके बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। इस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं कि गांधी जो कि एक केस लड़ने के सिलसिले में, एक केस के सिलसिले में व्यापारी दादा अब्दुल्ला को के मैटर को लेकर के अफ्रीका गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद गांधी जी की एक्टिविटी देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया, द इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। ट्रेन में एक घटना ने गांधी का पूरा जीवन ही चेंज कर दिया। और गांधी को दरअसल गांधी अगर किसी देश ने बनाया तो वो दक्षिण अफ्रीका ही बनाया था। और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए जो काम किया, निश्चित रूप से वो काबिल तारीफ था। यही वजह है कि गांधी जी का भारत आगमन से पूर्व ही गांधी जी की एक ऐसी छवि बन गई थी कि वो किसी प्रकार की किसी प्रसिद्धि का मोहताज नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1906 में क्या हुआ कि पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि गांधी जी का सबसे पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया वो किस देश में किया, तो वह उसका आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में आए कब? 1893 में।
अब देखिए 1906 में भी वो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिए 1909 हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी ने लिखा। पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा, तो गांधी जी ने लिखा। गांधी जी 2 दशक तक 1893 से लेकर के अगर बात करें तो 1915 तक, तो लगभग 2 दशक से अधिक समय तक अफ्रीका में रहे और वहां पे रह करके गांधी ने श्वेत और अश्वेत के बारे में देखा, जाना, समझा और खुद अनुभव किया। यही वजह है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए काफी संघर्ष किया, काफी लड़ा और लड़ने के दौरान, संघर्ष करने के दौरान उन्होंने जिस नियम का बहुत कायदे और तरीके से पालन किया वो नियम था सत्य और अहिंसा। यही वजह है कि गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी सत्य और अहिंसा का पुजारी था। हमेशा उन्होंने अपने आंदोलनों में सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही तमाम आंदोलन को प्रमोट किया और जहां पे भी सत्य और अहिंसा से लोग हटते थे गांधी जी वहां पे आंदोलन से पीछे हट जाते थे। गांधी जी एक ऐसे समय में जबकि एक व्यापारी के लिए केस लड़ने के लिए गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का वातावरण देख करके वो दक्षिण अफ्रीका के एक तरह से आंदोलन में कूद पड़े और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए गांधी जी ने जो किया वो निश्चित रूप से उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। यही वजह है कि आज भी दक्षिण अफ्रीका में अब इतना तक है कि दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला है उसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। यानी गांधी का क्या फेम रहा होगा, क्या काम रहा होगा दक्षिण अफ्रीका में, वो अपने आप में इस बात से समझा जा सकता है। चलिए अब हमने एक बार फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में हुआ था। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और उसका पत्नी, उनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। पढ़ाई गांधी जी का जो पढ़ाई, वो शुरुआती पढ़ाई जो हुआ, प्रारंभिक शिक्षा राजकोट गुजरात में ही हुआ। उसके बाद बैरिस्ट्री के लिए वो लंदन ब्रिटेन गए बैरिस्ट्री करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गांधी जी गए दादा अब्दुल्ला जो कि गुजराती व्यापारी था उसका केस लड़ने के लिए। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान एक रेल कांड हुआ, जिस स्टेशन में वो कांड हुआ उस स्टेशन का नाम मैरिट्सबर्ग था। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। 1904 में फिनिक्स आश्रम। 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि गांधी युग। गांधी युग क्या है? दरअसल गांधी युग हम लोग बोलते हैं, अगर राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, उसी में एक है गांधी युग। गांधी युग दरअसल गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का वापसी को हुआ 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आया दक्षिण अफ्रीका से। लगभग 2 दशक से अधिक समय तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी जी के जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, आंख खुला रखिए परंतु कान बंद कर लीजिए। ऐसे में आप पूरे भारत को जब समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद मिलेगी आपको। तो गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर पूरे भारत का भ्रमण किया। नेक्स्ट है कि चूंकि जब गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध प्रगति पर था। प्रथम विश्व युद्ध चूंकि 1914 से 1918 तक चला और गांधी की एंट्री ऐन वक्त में जो हुई, गांधी की एंट्री 1915 में हुई। ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था। तो जो ही गांधी जी भारत आए तो गांधी जी के बारे में चूंकि अंग्रेज काफी सुने हुए थे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में जो ये श्वेत और श्वेत का मामला था तो वहां पे भी अंग्रेज ही थे। यही वजह है कि जब गांधी जी के बारे में अंग्रेज बहुत अधिक सुने हुए थे तो उनको पता था कि अगर गांधी बोल देंगे तो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। चूंकि अंग्रेजों को उस समय सेना में बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। यही वजह है कि गांधी जी अंग्रेजों से बोले कि देखिए भारत शामिल हो गया। यही वजह है कि गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। गांधी को क्या कहा गया? भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। चूंकि गांधी जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, वो दक्षिण अफ्रीका में जो इस तरह के काम करके आए थे, लोग उनके काम से पहले से वाकिफ थे। यही वजह है कि जब गांधी बोले कि हमें प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए और उसके सैनिकों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीयों की भर्ती होनी चाहिए, तो गांधी जी की बात सुनते ही लोगों ने सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अंग्रेजों ने गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट का उपाधि दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1916 ये साबरमती आश्रम का स्थापना किया गांधी जी ने। साबरमती आश्रम गुजरात में 1916 में गांधी जी ने
इसका स्थापना किया। नेक्स्ट क्या है कि 1916 में बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर गांधी जी की पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी, तो हमें उसका सही उत्तर होगा फरवरी 1916 को बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर गांधी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराए थे। 1917 में नेक्स्ट क्या है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह। भारत आने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। क्योंकि बिहार का एक जो किसान राजकुमार शुक्ल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से भेंट की और बिहार के किसानों की दुर्दशा के बारे में उन्होंने गांधी के सामने समस्या को रखा कि बिहार के किसानों को जोर जबरदस्ती 3 कठिया प्रणाली के तहत 3 कट्ठे में वैसे भूमि जो कि सबसे अधिक उपजाऊ है उस पर नील की खेती करवाता है। और चूंकि नील की खेती एक ऐसी खेती थी जिसकी जड़ें काफी गहरी जाती थी और उसके बाद उस खेत में दूसरे फसल उपजाना बिल्कुल बहुत दिनों तक संभव नहीं हो पाता था, उनकी उपज उतनी नहीं हो पाती थी। और उसके बदले में चूंकि जबरदस्ती 3 कठिया प्रणाली के तहत 3/20 भाग अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठे खेत पर जबरदस्ती नील की खेती करना पड़ता था, वो भी वैसे खेत में जो कि किसानों का सबसे उपजाऊ खेत था। ठीक, इसी समस्या को लेकर के बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात किया था। उसके बाद गांधी जी की उपस्थिति चंपारण में हुआ। ठीक, तो चंपारण आंदोलन गांधी जी का बिल्कुल सफल आंदोलन रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1918 अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ये गुजरात में ही था। 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर के बारे में अगर हम लोग देखें तो 1918 में चूंकि प्लेग के बाद एक प्लेग आया हुआ था, प्लेग जैसी महामारी आया हुआ था, तो वैसे समय में मिल मालिकों ने मजदूरों से यह कहकर काम करवाया कि अगर आप ऐसी स्थिति में हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से आपको बोनस देंगे। तो मजदूरों ने इस लालच में काम कर दिया, जान जोखिम में डाल करके उसे नाजुक हालत में काम किया। लेकिन जो ही प्लेग खत्म हुआ मजदूरों का बोनस भी खत्म कर दिया गया। तो गांधी जी इसको लेकर के अहमदाबाद में मिल मजदूरों का इस आंदोलन में शामिल और पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल इसी जगह किया था। और यही वजह है कि गांधी का यह आंदोलन बिल्कुल सफल रहा और अंततः मिल मालिक 35% बोनस देने को तैयार हो गए। तो इस प्रकार गांधी का जो शुरुआती 2 आंदोलन था चंपारण और अहमदाबाद बिल्कुल सफल रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खेरा आंदोलन 1918, जो कि खेरा कहां पे है, गुजरात में है। इसमें अत्यधिक लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों ने आंदोलन करना ठाना। क्योंकि उस समय उसी साल अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने की वजह से फसलों का काफी ज्यादा क्षति हो चुका था। किसान कर देने की स्थिति में, लगान देने की स्थिति में था नहीं। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा जोर जबरदस्ती कर लेना, लगान लगाना या माल गुजारी लेने की कोशिश करना, तो इसमें गांधी से किसानों ने अनुरोध किया कि आप इन चीजों को देखिए। तब जाकर के गांधी ने खेरा आंदोलन का नेतृत्व किया और अंततः गांधी ने यह बात कहा कि जो किसान कर देने में सक्षम नहीं है उनसे कर न लिया जाए। तो धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारियों को यह बात समझ में आ गई कि अगर गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करना ठान लिया है और थाम लिया है तो हमें इसकी बात माननी होगी, वरना आंदोलन और भी व्यापक रूप से फैलने लगेगा। और अंततः अंग्रेजों को गांधी की इन बातों को माननी पड़ी। यही वजह है कि गांधी का शुरुआत का 3 आंदोलन बिल्कुल सफल रहा, चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। चंपारण, अहमदाबाद और खेरा, इसको हम लोग याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, केक से याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका क्रम लगाने के लिए आपको पूछ देगा। तो क्रम लगाने के लिए जब भी पूछे तो सबसे पहले चंपारण होगा, फिर अहमदाबाद, उसके बाद खेरा होगा। क्रम लगाने के लिए हमें सिर्फ केक से याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1919 से 1922, 1922 खिलाफत आंदोलन। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने वादा किया था कि धार्मिक मामलों को लेकर के, मुसलमानों के भी धार्मिक मामलों को लेकर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने तुर्की के साथ तुर्की के खलीफा का जो है बिल्कुल उसका खलीफा पद छीनने में लग गया। ऐसे में जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, जितने भी देश थे, तमाम देशों के मुस्लिमों को यह चीज बिल्कुल अपमानित करने वाला था। मुस्लिमों को यह चीज क्या करने वाला था, अपमानित करने वाला था।
अंततः हर देश के मुस्लिमों ने इसका जमकर विरोध किया और गांधी इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता था। यही वजह है कि गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन का जमकर सपोर्ट किया और खिलाफत कमेटी के गांधी अध्यक्ष भी बने। भारत में खिलाफत आंदोलन जो हुआ इसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन। 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन गांधी जी का भारत में यह पहला जन आंदोलन था। गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन था। क्योंकि 1920 से 1922 जो असहयोग आंदोलन है इसकी पृष्ठभूमि दरअसल रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग ने तैयार कर दिया था। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग दो ऐसी घटनाएं थी भारत के इतिहास में जिसमें भारत के जन सामान्य को भी झकझोर कर छोड़ दिया। अगर हम लोग रॉलेट एक्ट की बात करें, रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून लेकर के आया था जिसको शैतान का कानून भी कहा जाता है, जिस कानून में न वकील, न दलील, न अपील है। अर्थात किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनकी अपील, वकील, दलील कुछ नहीं सुनी जाती थी। अर्थात वो कब तक जेल में रहेंगे इसका कोई निश्चित तिथि ज्ञात किसी को नहीं था। यही वजह कि गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किया। अर्थात गांधी जी ये कहा करते थे कि अंग्रेज भारत में अगर हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों के सहयोग के बगैर वो नहीं रह सकते हैं। अगर हमें सहयोग खींच लें तो निश्चित रूप से अंग्रेज भारत में बहुत कम दिन टिक पाएंगे। यही वजह है कि गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान ये कहा करते थे कि अगर भारतीय अपना समर्थन वापस ले लें तो अंग्रेजों को 1 साल के अंदर हमें स्वराज की प्राप्ति मिल जाएगी। भारतीयों को 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट जो है चौरा चौरी कांड। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले इलाका में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में कौन लोग, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय, इन्होंने प्रदर्शन एक रैली निकाला था। उस रैली को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो रैली में शामिल लोगों ने एक थानेदार सहित अर्थात एक एसआई सहित 21 पुलिसकर्मियों को पूरे थाना में जिंदा जला दिया। तो इस घटना से गांधी बिल्कुल आहत हो गए। गांधी को लगा कि भाई हमने आंदोलन इस तरीके से स्टार्ट करना चाहा कि आंदोलन बिल्कुल सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, और एक ऐसी घटना जिसकी कि गांधी को उम्मीद नहीं थी। गांधी का दरअसल नेचर ही था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन करेंगे, लेकिन चोरा चोरी की घटना ने गांधी को आंदोलन स्थगित करने पर मजबूर किया। यही वजह है कि 12 फरवरी 1922 को अंततः असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी ने स्थगित कर दिया। यही वजह है कि इस असहयोग आंदोलन को, कि जब असहयोग आंदोलन बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर था, ऐसे में आंदोलन को रोकना निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी भूल थी और इसका हजारों लोगों ने इसका विरोध किया। पंडित, अगर हम लोग मोतीलाल नेहरू की बात करें, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी में अगर एक गलती होती है, एक हिंसा होती है, तो उसकी सजा हिमालय जैसे गांव को, सुदूर स्थित गांव को नहीं मिलनी चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस भी कहा करते थे कि जब आंदोलन चरम उत्कर्ष पर था, ऐसे समय में आंदोलन को वापस लेना निश्चित रूप से ये ठीक नहीं था। और भी कई लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 फरवरी 1922 में इसी दौरान गांधी की गिरफ्तारी हुई। गांधी की गिरफ्तारी जब एक शून्यपन, एक खालीपन था, तो ऐसी स्थिति में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। किस पार्टी की स्थापना किया? स्वराज पार्टी की स्थापना किया। इस पार्टी का उद्देश्य था कि प्रांतीय इसमें चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके अपनी भागीदारी से अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना और अपनी बातों को रखना। चूंकि असहयोग आंदोलन के दौरान एक शून्यता की स्थिति बन गई थी, यही वजह है कि उस स्थिति में 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था? 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। उसी के बाद गांधी दास पैक्ट बना 1924 में। गांधी दास पैक्ट 1924 अर्थात 1924। नेक्स्ट देखिए गांधी का एक और बड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन के जरिए गांधी ने क्या किया कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को, वैसे कानून जिसको लगता था कि ये भारतीयों के लिए बिल्कुल हितकर नहीं, उनको रिजेक्ट किया
उनको मानने से भी इनकार कर दिया। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने टैक्स देने में भी मना किया, टैक्स भी नहीं देंगे और बाकी जो कानून है उसको रिजेक्ट किया। यही वजह है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये बहुत भारी पड़ा अंग्रेजों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन दरअसल दांडी यात्रा से इनकी शुरुआत मानी जाती है। दांडी यात्रा एक नमक कानून के खिलाफ था। जो नमक कानून जो बनाया था अंग्रेजों ने, जबरदस्ती नमक से टैक्स वसूल करता था, वो भी इतना टैक्स कि भारतीय जनता को बिल्कुल निचोड़ करके छोड़ दिया था। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी टोटल 24 दिन का यात्रा था। कितने दिन का था? 24 दिन का था। ये दांडी यात्रा जो था 24 दिन का था। इस यात्रा में गांधी जी के साथ इसके बहुत सारे अनुयायियों ने शामिल होकर के, पहली बार अगर हम लोग इसको देखें कि किसी आंदोलन में महिलाओं की जो उपस्थिति रही है, सरोजिनी नायडू वगैरह, तो इसी दांडी यात्रा से यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से महिलाओं की सार्वजनिक इसमें भागीदारी रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन आए 1930, 1931, 1932। 1930, 1931, 1932। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण आपको आएगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। अब कभी कभी आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ देंगे कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने पार्टिसिपेट किया, तो गांधी ने गोलमेज सम्मेलन सेकंड में पार्टिसिपेट किया, जो कि 1932 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया गांधी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था। रेमजे मैकडोनाल्ड था। ये दो बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड था। और बाकी किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने पार्टिसिपेट किया, तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चूंकि वहां पे जो ही गए गोलमेज सम्मेलन में बैठ करके सब कुछ डिस्कस जब कर रहे थे, वहां पे अंग्रेजों ने फिर एक प्रस्ताव लेकर के आया, फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुओं को हरिजन से अलग करना चाहा। तो इस तरह से गांधी ने उस गोलमेज सम्मेलन द्वितीय से इस प्रस्ताव को देखते ही वो वापस लौट गए। और जो ही वो भारत आए तो भारत के लोगों ने उनसे पूछा गांधी जी से कि आप क्या लेकर के आए, तो गांधी ने कहा कि भले मैं खाली हाथ लौटा हूं, पर देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया हूं। अर्थात गांधी किसी कीमत पर यह नहीं चाहते थे कि भारत में लोग धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर बंटता रहे। क्योंकि जब तक लोग भारत में धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हरिजन, दलित के आधार पर बढ़ते रहेंगे, भारत की आजादी उससे और भी कोसों दूर जाते रहेगा। और गांधी जी को इस चीज का अनुभव था। यही वजह कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के वापस लौट दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940, जिसमें पहला जो है सत्याग्रह था विनोबा भावे। पहला कौन था? विनोबा भावे। दूसरा था पंडित नेहरू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये समझ लो कि एक तरह से गांधी जी अपने तमाम तरह के प्रयोगों के करने के बाद अंततः आकर के गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। ये वो नारा था जिन्होंने भारतीयों को अंदर से झकझोर दिया। अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि हमें या तो आजादी पाना है या आजादी पाने की दिशा में मर जाना है। कभी भी आपको जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा जो कि बहुत पॉपुलर है कि करो या मरो का नारा किसने बुलंद किया, तो ऐसे में इसका उत्तर गांधी होगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कि करो या मरो की जो नारा है इसका रचना किसने किया था, तो यूसुफ मेहर अली इसका सही उत्तर होगा। बहुत सारी परीक्षाओं में छात्र इस तरह की गलती करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके आपको इस तरह के सवाल में फंसा देंगे कि करो या मरो का नारा किसकी रचना है, तो आप गांधी मार करके आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपका जवाब बिल्कुल गलत होगा। करो या मरो का जो नारा है उसकी रचना जो है यूसुफ मेहर अली ने किया था। और इस नारा को बुलंद गांधी ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सेम उसी तरह से जैसे भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। लेकिन अगर इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है उसकी जो रचना जो है ओरिजिनल किसने किया, तो हसरत मोहानी ने किया था। आप ध्यान देंगे बीपीएससी टीआरई 2 में एक सवाल था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने किसको? भगत सिंह को खोजते खोजते ऑप्शन में भगत सिंह नहीं मिले तो इनमें से कोई नहीं मार करके अपना उत्तर गलत कर बैठे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंततः क्या हुआ? भारत आजाद हुआ।
भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। उसके बाद गांधी जी, चूंकि गांधी जी एक ऐसे नेता थे जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिल्कुल पक्षधर थे। वो चाहते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा से कायम रहे। वो केवल भारत के संदर्भ में ऐसी सोच नहीं रखते थे, वो विश्व के संदर्भ में भी ऐसी सोच रखते थे कि लोग मिलजुल करके रहे, भाईचारा के साथ रहे और तरक्की करे और सब मिलजुल करके रहे। यही वजह है कि गांधी जी अपने प्रयास में बिल्कुल सफल होते भी जा रहे थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 भारत के इतिहास का एक काला दिन। 30 जनवरी 1948 पंडित नेहरू ने कहा कि हमारा दीपक बुझ गया आज। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी को सीधे सामने से फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। ये दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन था जिस दिन पूरे भारत की आंखों में आंसू था। तो इस तरह से आज हम लोग गांधी से शुरुआत से लेकर के गांधी की किस तरह से मृत्यु हो गई यहाँ तक देखे। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह की चीजों को अगर हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जहाँ पे हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से, यकीन मानिए आपको गांधी से रिलेटेड सवाल छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर इस पर कुछ चीजें और बच रही है तो एक और नेक्स्ट वीडियो ला करके हम इसको शानदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट रिव्यू कर लेते हैं। गांधी भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। 1914 से 1918 के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब गांधी आए तो चूंकि गांधी ने भारतीयों से अंग्रेजों के फौज में शामिल होने के लिए कहा, यही वजह है कि बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों के फौज में शामिल हुए। यही वजह है कि गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने गुजरात में किया। 1916 में पहली बार गांधी जी की सार्वजनिक रूप से उपस्थिति BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर हुआ, फरवरी 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है 1917 गांधी जी के शुरुआत के 3 आंदोलन जो कि बिल्कुल सफल रहे। 1917, 1918, 1918 अर्थात के चंपारण, अहमदाबाद एंड खेरा। उसके बाद 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन, 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन, 5 फरवरी 1922 चौरा-चौरी कांड, 12 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया और 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। गांधी दास पैक्ट 1924, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1933, गोलमेज सम्मेलन 1931, 32, 33, प्रथम 1933 को हम लोग देख ही चुके हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में, जिसमें कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित नेहरू द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और गांधी की अंततः मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948। गांधी की यूं तो मृत्यु नहीं होती, उनका हत्या किया गया था। जिस व्यक्ति ने गांधी का हत्या किया उसका नाम नाथूराम गोडसे था। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो को महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि और गांधी युग को यहीं पे करते हैं खत्म। हमारे इस वीडियो को आप देखते हैं, अगर आपको कुछ फायदा होता है तो हमारे चैनल JHPH क्लासेस को आप जरूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके इस आभार का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। जय हिंद। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1933 को हम लोग देख ही चुके हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में, जिसमें कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित नेहरू द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और गांधी की अंततः मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948। गांधी की यूं तो मृत्यु नहीं होती, उनका हत्या किया गया था। जिस व्यक्ति ने गांधी का हत्या किया उसका नाम नाथूराम गोडसे था। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो को महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि और गांधी युग को यहीं पे करते हैं खत्म। हमारे इस वीडियो को आप देखते हैं, अगर आपको कुछ फायदा होता है तो हमारे चैनल JHPH क्लासेस को आप जरूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके इस आभार का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। जय हिंद।